नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 का महाविद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह या महाविद्रोह। देखिए, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से 1857 तक का जो 100 साल का एक कालक्रम है, अचानक इस 100 साल में ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा साम्राज्य कहा जाता था कि जिसके साम्राज्य में कभी सनसेट नहीं होता, सूर्य का अस्त नहीं होता। इसका संबंध ये अतिशयोक्ति नहीं है, ज्योग्राफी से रिलेटेड था। इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटेन था उस समय का, उसका उपनिवेश, उसके उपनिवेश इतने देशों और महादेशों तक फैल चुके थे कि जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के एक भाग पर कभी उजाला और कभी अंधेरा होता है, इस तरीके से इतने महादेशों तक अपने उपनिवेश को फैलाने के बाद भी अचानक ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे 1857 का महाविद्रोह उस सत्ता के खिलाफ देखने को मिलता है। अचानक कहने को तो अचानक है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ अचानक हुआ नहीं था। यह 100 साल में जो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से जब अंग्रेज जो है भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं, उसके बाद से 100 साल तक जो उनकी भारत में नीतियां थीं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे राजनीतिक नीति हो, चाहे प्रशासनिक नीति हो, ठीक, चाहे कृषि के प्रति लेकर के, इसमें उन्होंने इतना शोषण किया इस देश का कि इस देश की जनता जागृत हो चुकी और अंततः एक पहली चुनौती के रूप में 1857 का महाविद्रोह देखने को मिला। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसी टॉपिक को और ढंग से इसकी चर्चा करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई भी वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, वीडियो को लाइक करें और भी आपके फ्रेंड्स जो न जानते हैं उनको इसको शेयर करें। बहुत ही उपयोगी चैनल है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन हम लोगों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग सिक्वेंसली और जहाँ तक संभव हो पाता है अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने ज्ञान से मैटर को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के अगर हम प्रमुख कारणों की बात करें तो देखिए, मुख्य कारण यहाँ पर 6 बिंदुओं में लिखे हैं। एक एक बिंदुओं को हम लोग क्रम से चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है राजनीतिक कारण, कि क्या ऐसी पॉलिसी रही राजनीति में जिसके कारण से अचानक से अंग्रेज़ों को अपना सब कुछ मानने वाले भारतीय जनता या भारतीय राजा उनके खिलाफ हो गए। दूसरा आर्थिक कारण, जिसने आम जनमानस को और उद्योगपतियों को प्रभावित किया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश जिसके गांव तक आत्मनिर्भर थे, ऐसा क्या किया अंग्रेज़ों ने कि इसके गांव भी क्या हो गए, एक एक चीज़ों के लिए तरस गए। कहा जाता था कि अकाल भारत में भी आता था, लेकिन कभी अकाल में मृत्यु भारत में देखने को नहीं मिली, ठीक, क्योंकि इतना सब कुछ पहले से ही स्टोर रहता था। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन संभालने के बाद से आप देखेंगे कि एक अकाल आता है जिसमें बंगाल की 1/3 जनता मर जाती है। उसके बाद दूसरा अकाल 1761-62 के आसपास का है, उसमें आप देखिए बहुत सारे मतलब जनधन, इसके पहले भी अकाल आते थे लेकिन जन की हानि इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। सामाजिक कारणों की भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक एक करके भारतीय प्रथाओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाया और उसमें अपने मतलब जो है रीति रिवाजों, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन किए। हालांकि ये बात सही है कि सामाजिक कारण जो था यहाँ पर, जैसे उन्होंने सती प्रथा का विरोध करते हैं, वो है ना, बाल हत्या निषेध के लिए कानून लेकर आते हैं, बाल विवाह के लिए, है ना, कानून लेकर आते हैं। तो ये बात सही कि ये सब प्रोग्रेसिव हैं, ये होना चाहिए समाज में, लेकिन भारतीय जनमानस इसको दूसरे हिसाब से देखता है। उसको कहीं लगता है कि ये बाहरी हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो प्रथाएं हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, हमारे कल्चर पर अटैक कर रहे हैं। वो अच्छी बातें हैं, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन गांव का सीधा साधा व्यक्ति समझता है कि भाई अगर यही काम भारतीयों द्वारा किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी जिससे समाज क्या होगा, असंतुष्ट होगा। धार्मिक कारण, धर्म की चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाना, और आप देखेंगे सांप्रदायिकता को जन्म देना, ये सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक कारण भी आप यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या नीति उन्होंने बनाया। तो आप देखेंगे कि जैसे जो लोक नियोजन के पद थे उस समय, उस पर भेदभाव का होना, विदेशी जो थे, जो उनके देश के लोग थे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, भारतीयों को कम प्रेफरेंस दिया जाता था।
कई सारे ऐसे पद थे जिस पे प्रमोट करके भी कोई नहीं पहुंच सकता था। कई सारे ऐसे पद थे जिसके लिए आप एग्जाम तक नहीं दे सकते थे, उस पर उस एग्जाम में बैठने तक का अधिकार नहीं था। तो उन सब की चर्चा यहाँ पे प्रशासनिक कारणों में होगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सैन्य कारण। यहाँ पर देखिए ये तत्कालिक कारण से में भी आता है, और आप जैसा कि जानते हैं कि इस विद्रोह को जो स्टार्ट किया सैनिकों ने ही स्टार्ट किया। और ये सैनिक ऐसा नहीं किसी भारतीय देसी रियासत के थे, ये सैनिक अंग्रेज़ों के ही सैनिक थे जो उन्हीं के झंडे के अधीन काम करते थे। और कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, ठीक, जिसके कारण 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और सैनिकों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल रीजन्स की बात करते हैं, राजनीतिक कारण की बात करते हैं कि राजनीतिक कारणों में क्या था। तो आपने जैसे कि पहले भी पढ़ा होगा इतिहास के इस बिंदु को, और कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि डलहौजी की एक थी हड़प नीति, या उसी को कहते हैं अपहरण नीति, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, इसने एक एक करके एक एक राज्यों को, देसी रियासतों को किसी न किसी बहाने से अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का जो है चाल चलना प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में आप देखेंगे कि अंग्रेज याचक के रूप में आए। जैसे आपने पढ़ा होगा कैप्टन हॉकिंस जब आता है 1608 ईस्वी में, तो वह जहांगीर के दरबार में जा करके उससे याचना करता है, विनती करता है, ठीक, एक याचक की तरह। फिर उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का जो दूत है सर टॉमस रो, वो भी क्या है, वो भी आकर याचना करता है, व्यापार के लिए अनुमति मांगता है। और मुगल सम्राट को लगता है कि ये व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं और व्यापार करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारे भी जो साम्राज्य है उसको क्या है, कर की प्राप्ति होगी, टैक्स की प्राप्ति होगी और राजस्व बढ़ेगा। तो इस लालच में जो है उन्होंने व्यापार की अनुमति दी। लेकिन वहाँ से देखिए कि वो कहीं ना कहीं व्यापार से अपने आप को यहाँ पर मजबूत बनाते गए, यहाँ की ज्योग्राफी को समझा, यहाँ की सोशियोलॉजी को समझा, और यहाँ के लोगों के ऊपर धीरे धीरे अपना आधिपत्य एकत्रित करते गए। और समय के साथ उधर मुगल साम्राज्य का क्या है, पतन भी होता गया। देसी जो सूबेदार थे या जो नवाब थे वो उभरे, और फिर उनको आपस में लड़ा कर षड्यंत्रों के माध्यम से, जो कि सब कुछ हम लोग पहले एक एक पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो कुछ अभी भी देसी रियासतें छोटी छोटी बची हुई थी, उन पर अलग अलग से आरोप लगाकर, जैसे सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाने की बात की गई, ठीक है। यहाँ पर हड़प नीति में, अपहरण नीति में बहुत सारे इसने रीजन बताए थे, ठीक है। सबका अपहरण अलग अलग आधार पर हुआ था, लेकिन इसमें जो मुख्य एक बात निकल कर आती है कि यदि कोई ऐसा राजा है जिसकी संतान नहीं है, यदि कोई ऐसा राजा जिसकी अपनी संतान नहीं है, तो अपनी संतान नहीं है तो जब तक वो राजा तब तक तो राजा रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका जो रियासत है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने प्रावधान किया, मतलब कंपनी के अधीन आ जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक। तो राजा ने कहा नहीं भाई हम गोद ले सकते हैं, तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। नहीं, दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए गए पुत्र को राजा नहीं बनाया जा सकता। ये डलहौजी की नीति थी जो बहुत ही अनैतिक थी, जिसका कोई भी नैतिक आधार नहीं था, ये ज़बरदस्ती वाली बात थी। और इसी आधार पर आप देखिए सबसे पहले सतारा का विलय की घोषणा की गई 1848 ईस्वी में। इसके बाद संबलपुर उड़ीसा का यह एक छोटा सा स्टेट था, है ना, यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई संतान नहीं होती, गोद लिए गए पुत्र को जो है डलहौजी राजा मानने से इनकार कर देता है। फिर 1850 ईस्वी में बघाट, इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। फिर उदयपुर और झांसी, अभी जिसकी चर्चा होगी, 1853 में इसके विलय की घोषणा कर दी गई। तो जब जैसे देखिए झांसी के विलय की जब घोषणा की गई तो उस समय जो वहाँ के राजा थे गंगाधर राव वो जीवित थे, लेकिन एक घोषणा कर दी गई जब गंगाधर राव मरेंगे, तो आप जैसे कि जानते हैं कि गंगाधर राव की शादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुई थी। एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था और इनका अपना कोई पुत्र था नहीं, है ना, केवल गंगाधर राव की सेवा करने के लिए इनकी शादी हुई थी। तो उसके बाद जब झांसी रानी अपना कोई पुत्र उनका नहीं था तो उन्होंने क्या किया, एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था, ठीक। लेकिन डलहौजी उसको जो है राजा मानने से इनकार कर देता है और 1853 में इस बात को घोषित कर देता है कि झांसी का विलय कर लिया जाएगा जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाएगी। चलिए, और इसके बाद 1854 में नागपुर में, है ना, नागपुर का भी विलय की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद अगर और क्रम देखें तो एक और है स्टेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, करौली। करौली की विलय की घोषणा 1855 में की जाती है डलहौजी के द्वारा,
लेकिन कोई ज़्यादा नैतिक आधार न मिलने के कारण इसको निरस्त कर दिया जाता है कि इसका विलय नहीं होगा, और ऐसा निरस्त करने का जो निर्णय है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा लिया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब करौली का विलय करके फिर इसे क्या है, छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए करौली इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए एक एक करके रियासतों को। तो अभी जितनी भी देसी रियासतें थीं, इन्होंने कहीं न कहीं जब इनको छल के आधार पर, बिना किसी नैतिक आधार पर इनका विलय किया गया, तो यह सभी लोग ब्रिटिश सत्ता से क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए, उसके खिलाफ हो गए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा कि पेंशन और पदवियों से वंचित करना, किया जाना, ठीक है, यह भी एक नाराजगी का कारण था। पेंशन जैसे जब आप देखिए कि जैसे मराठा साम्राज्य खत्म हुआ या सिख साम्राज्य का जब पतन हो गया, मतलब सिख पर जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर और इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ने के लिए। ऐसे ही जब मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया, तो बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे नाना साहब, उनको पेंशन दे करके कानपुर के नज़दीक, उत्तर प्रदेश में ही कानपुर नज़दीक एक बिठूर नाम का स्थान था, वहाँ पर कहते हैं कि आप यहाँ रहिए और आपको जो है प्रतिवर्ष आपके अपने खर्चे के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, पेंशन देगी, कंपनी पेंशन देगी। और पूरे मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। लेकिन डलहौजी ने उस पेंशन को आते ही क्या है, बंद करने की घोषणा कर दी, है ना, ठीक। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन को बंद किए जाने की घोषणा कर दी गई। तंजौर का नरेश था, उसकी उपाधि छीन ली गई कि नहीं, अब आपको नरेश कोई नहीं कहेगा। कर्नाटक, आप सोचिए, कर्नाटक को आपने देखा है, कर्नाटक का नवाब किस प्रकार से, किस हद तक अंग्रेजों का वफादार था, लेकिन उसके नवाब की भी उपाधि को क्या कर दिया गया, डलहौजी के द्वारा छीन लिया जाएगा, मतलब कह दिया जाएगा अब आप नवाब ववाब नहीं रहेंगे, ठीक। तो यह भी देखिए क्या है इनकी नाराजगी। हालांकि इस विद्रोह में कर्नाटक की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विद्रोह उत्तर भारत तक ही सीमित है। इसके अगर हम ज्योग्राफिकल बात करें, भौगोलिक आधार पर इसका एक्सपेंशन देखें, तो यह विद्रोह पूरा उत्तर भारत में ही सेंटर्ड है, और इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका और बिहार के कुछ क्षेत्र तक ये विद्रोह है। लेकिन वास्तव में इस रिवोल्ट ने इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो एक तो अंग्रेजों को ये बता दिया कि जिस दिन भी भारत एक होगा उस दिन उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, और यही मैसेज कहीं ना कहीं भारतीयों के बीच में भी गया कि अगर आप एक हो जाएंगे तो आप जब चाहें, जिससे चाहें स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज इतिहास के दृष्टिकोण से। खैर आइए आगे देखते हैं। तो पेंशन और पदवियों से वंचित किया जाना, इस कारण से सभी लोग क्या हो गए, ब्रिटिश सत्ता से नाराज हो गए। तीसरा पॉइंट है दिल्ली के सम्राट के साथ अनुचित व्यवहार। तो आप देखिए जो दिल्ली का सम्राट है वह लाल किले तक ही सीमित हो गया था, मतलब कि जो मुगल बादशाह, ठीक, एक समय था कि जब हिमालय से लेकर के गोदावरी नदी तक और कुछ बादशाहों के समय तक तो यह शासन कृष्णा नदी तक पहुंच गया था, ठीक। इतना बड़ा क्षेत्र आज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सीमित हो गया था, और वहाँ का मुगल बादशाह अपने लाल किले में ही अपने शान शौकत के साथ रहता था। वह अंग्रेजों किसी भी कार्य में न तो कोई हस्तक्षेप करता था, न तो कोई टिप्पणी करता था। इसके बावजूद भी आप देखिए कि 1778 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक कंपनी के सिक्के पर से इसका नाम हटा दिया गया। पहले तो इसके नाम, मतलब कंपनी सिक्का जरूर टकसाल में छापती थी, और लेकिन नाम उस पर किसका रहता था, मुगल सम्राट का रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, मुगल सम्राट का नाम उस पर हटा दिया, और 1835 ईस्वी तक आते आते सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम पूर्ण रूप से हटा दिया गया। नजराना देना बंद कर दिए गए। नजराना क्या होता था, तो जब भी कंपनी के अधिकारी बादशाह के दरबार में जाते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाते थे, उसी को नजराना कहा जाता था, ठीक। तो ये नजराना देना उन्होंने बंद कर दिया, और साथ साथ सम्राट को सम्मान देना भी बंद कर दिया, ठीक। यहाँ पर एक और घोषणा की गई थी डलहौजी के समय में, देखिए उसने कहा था कि बहादुर शाह जफर जो है ना, जिसे बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, तो बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई भी मुगल बादशाह, ठीक है, दिल्ली के, मतलब दिल्ली के सम्राट के रूप में जाना नहीं जाएगा, मतलब बादशाह की उपाधि भी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। बस जब तक बहादुर शाह जफर जिंदा है तभी तक यह बादशाह के रूप में रह सकते हैं, इसके बाद कोई बादशाह वगैरह नहीं होगा। तो यह सब बातें जो थी वो कहीं ना कहीं क्या है, मुगल बादशाह को भी खलती है। अच्छे, अब देखिए मुगल बादशाह अगर इस समय, अगर हम बहादुर शाह जफर की एज को देखें तो 85 के आसपास का एज है, तो बहुत ज़्यादा मायने उसको व्यक्तिगत रूप से भले ही ना लगे, लेकिन
अंग्रेजों से पूर्व तक जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है यह अपने सम्राट के प्रति कहीं न कहीं वफादार है, उस मुग़ल बादशाह के प्रति। तो मुग़ल बादशाह के प्रति ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं लोगों के हृदय को क्या करते थे, अंदर से क्रोधित करते थे, है ना, आग बबूला कर देते थे कि नहीं, उनके बादशाह का अपमान जो कि सही नहीं था, तो लोग उसके खिलाफ हो जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक, इसके बाद आप देखिए कुशासन का झूठा आरोप लगाया गया। एक अवध है ना, ठीक, अवध जो अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश है, तो ये अवध का जो पूरा क्षेत्र था जिसे 1757 में सुजाउद्दौला यहाँ का नवाब था। ठीक, तो इस क्षेत्र में आप देखिए तो रेजिडेंट जो के रूप में, यानी अवध में, क्योंकि अवध के साथ क्या थी, ब्रिटेन की सहायक संधि थी, है ना, कंपनी ने सहायक संधि कर रखा था। तो यहाँ पर रेजिडेंट के रूप में, रेजिडेंट क्या होता था, एक कंपनी का अधिकारी होता था, अंग्रेज अधिकारी, जो रियासतों में रहता था और वहाँ के हर क्रियाकलाप पर नज़र रखता था। तो यहाँ पर पहले रेजिडेंट स्लीमैन था और डलहौजी ने स्लीमैन से कहा कि तुम क्या करो, एक रिपोर्ट भेजो और उस रिपोर्ट में लिख कर दो कि अवध में क्या है, बहुत ही करप्शन वगैरह है, वहाँ पे जो शासन व्यवस्था वो सही से नहीं चल पा रहा है। स्लीमैन इस बात से इनकार कर देता है, कहता है जब है ही नहीं ऐसा कुछ तो क्यों लिख कर दें। तो स्लीमैन को हटा करके यहाँ पर रेजिडेंट के रूप में आउटरम की नियुक्ति करता है डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल है। स्लीमैन को हटा करके रेजिडेंट के रूप में आउटरम की नियुक्ति करता है और 1854 ईस्वी में आउटरम एक रिपोर्ट देता है कि अवध में भारी क्या है, कुशासन है। मतलब यह भी एक षड्यंत्र, जबकि अवध हमेशा से अंग्रेजों का सहयोगी था। और अगर अंग्रेजी सेना की बात करें आप, तब भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार यानी अवध के ही क्षेत्र से बहुत सारे सैनिक क्या थे, अंग्रेजों की सेना में भी थे। ठीक, इसके बाद भी आप देखिए आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध का भी विलय कर लिया था, आखिरी में इसी का विलय हुआ था। ठीक, तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा जनमानस, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय भी और आज के समय में भी, है ना, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह हाई डेंसिटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, हमेशा से ज़्यादा रही है, आज भी ज़्यादा है। ठीक, संपन्न क्षेत्र भी था, लोग जागरूक भी थे, राजनीतिक रूप से भी, सैन्य शक्तियों में। और बाकी आप देखिए अगर मुग़ल बादशाह, जब मुग़ल बादशाह का भी था तो वहाँ भी जो दरबार में नौकरी वगैरह थी उसमें भी इनकी संख्या हमेशा से ज़्यादा थी। तो ये लोग कहीं ना कहीं इनकी चेतनाएं काफ़ी जागृत थी। तो इनको भी इस बात का बहुत बुरा लगा कि जब हम अंग्रेजों के सहयोगी ही थे तो हमारे ऊपर इस तरीके का झूठा आरोप लगा करके हमारे साम्राज्य का विलय करने का जो मतलब बताया गया तरीका वह उचित नहीं था। तो इस प्रकार से ये इतने सारे राजनीतिक कारण बने जिन्होंने जो लोग मतलब जो भारतीय अंग्रेजों के सहयोगी भी थे वह भी उनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। अब अगर हम दूसरे रीजन की बात करें जिसमें क्या था, इकोनॉमिक रीजन, तो पहले आप इसको ऊपर वाला नोट कर लीजिए एक बार ढंग से। इसमें देखिए एक एक फैक्ट्स भी लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्थिक कारण। आइए दूसरे रीजन की बात करते हैं जो क्या है, इकोनॉमिक रीजन है, आर्थिक कारण, है ना। तो देखिए अगर हम भारत में अंग्रेजों के इस उपनिवेशवाद के अगर चरणों की हम बात करें तो 3 चरण थे। ठीक, जिसमें आप पहले देखें कि वणिकवाद का यानी वाणिज्यवाद का जो चरण था, ठीक, पहला चरण, उसके बाद फिर पूंजीवाद का चरण आया। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक करके आर्थिक आधार पर भी भारतीयों का काफ़ी शोषण किया। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि कृषि व्यवस्था जो थी यहाँ पर लगान को वसूलने के लिए कहीं पर वो रैयतवाड़ी लेकर आते हैं, कहीं पर अस्थायी बंदोबस्त को लेकर आ रहे हैं, कहीं महालवाड़ी जैसी या इजारेदारी जैसी व्यवस्थाओं को लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक अलग अलग षड्यंत्र करके, प्रपंच करके वह कुल मिलाकर के भारत से अधिक क्या करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। ठीक, धन की उगाही करना चाहते हैं, जिससे भारत कहीं ना कहीं अंदर से खाली होता जा रहा था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। आइए इसमें देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं को। तो एक तरफा टैक्स इन्होंने लगाया है। अब उसको देखिए क्या रणनीति है इनकी कि भारत से जो कच्चा माल जाएगा, मतलब जिसका उपयोग ब्रिटिश, जहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, वहाँ के लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में मटेरियल यहाँ से जा रहा है उस पर टैक्स बिल्कुल कम है। ठीक, वो एकदम टैक्स फ्री है ताकि क्या हो, उनकी लागत कम से कम आए। दूसरी चीज़, उनके यहाँ जो रेडीमेड कपड़े बन रहे हैं जो भारत आएंगे उस पर भी जो आपका आयात निर्यात का कस्टम ड्यूटी लगता है वह भी बिल्कुल टैक्स फ्री। मतलब यहाँ से जो जाए यानी उनके कपड़े पर लागत भी बिल्कुल कम आए, और जब कपड़ा बनकर आ भी रहा है उस पर भी क्या हो, कास्ट एकदम कम हो। इससे क्या होगा, सस्ते दाम पर भारत के बाजार में बिकेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विदेशी कपड़ों की मांग बढ़ेगी। जब विदेशी कपड़ों की मांग बढ़ेगी तो भारतीय जो
छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले लोग थे जो कपड़े को बनाते हैं, जो सूत को काटते हैं, उनका व्यापार, या जैसे हथकरघा उद्योग आप देखेंगे, हैंडलूम जितना भी था, ये सब क्या होगा, धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी इसी कारण से, है ना। आगे देखिए, भारत से इंग्लैंड जाने वाले रेडीमेड कपड़ों पर 300% तक का टैक्स लगाया। ये भी आप देखिए, जो भारतीय कपड़े थे जिनको कहाँ ले जाया गया, भारत से इंग्लैंड के मार्केट में क्यों जाते थे, क्योंकि डिमांड थी। इतनी फाइन क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर बनाए जाते थे और इतनी बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे। अलग अलग शहर से चंदेरी की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, है ना, और लखनऊ का कॉटन, ये सब बहुत ही फेमस था और इनकी डिमांड थी। विदेश के मार्केटों में इनकी क्या थी, डिमांड थी। और 300% तक का टैक्स उन्होंने लगा दिया था ताकि इनकी मांग क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए। बहुत महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लैंड के बाज़ारों में बिक नहीं पाएगा। तब भी लोग खरीदते थे, और जब तब भी लोग खरीदते थे तब जाके कंपनी के दबाव में ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया कि अगर ब्रिटेन के लोग भारतीय कपड़े को पहनेंगे ब्रिटेन में तो उनके ऊपर क्या है, दंड लगाया जाएगा। मतलब उसे एक अपराध का दर्जा दिया गया। इस तरीके का देखिए कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी इस बात को लिखता है। तो सोचिए किस प्रकार से, मतलब कितना दिमाग लगा करके। इसके बाद देखिए एक आया था कमीशन, इनाम कमीशन। प्रश्न तो यही पूछा जाता है किससे संबंधित है ना, जल्दी आपको मिलेगा नहीं इसका आंसर। ये जागीरदारी से संबंधित था। तो देसी जागीरदारों का असंतोष था क्योंकि जागीरदारियों को नीलाम किया जाने लगा। जो जागीरें थी, ज़मीन का एक हिस्सा जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो उसकी नीलामी होने लगी। नीलामी का मतलब इस तरीके से, भाई इस वर्ष हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन देगा। तो उसमें क्या थे, बाहरी लोग थे, जो शहर के लोग थे, जिनका पैसा अधिक था। अब वो मीडिएटर का काम करेंगे, वो वहाँ से वसूलेंगे और अधिक से अधिक देंगे और बीच में अपना कमीशन लेंगे। तो जो देसी जागीरदार थे अब वो ख़त्म हो रहे थे और बाहरी जागीरदार थे, उससे बहुत सारी समस्याएं हुई। क्योंकि जो बाहरी जागीरदार था, जो शहर में रहने वाला व्यक्ति था, वह वास्तव में जो किसान उसके अंडर में काम करेंगे उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाता था। वो ज़मीन यानी जो कृषि की भूमि है उसमें क्या उसकी डिमांड है, कब उसमें कितना लागत चाहिए, क्या चाहिए, इस चीज़ उसके समझ से परे की बात थी। उसको तो बस अधिक से अधिक रेवेन्यू को क्या करना था, वसूलना था। एक हिस्सा जिस पर उसे मिला हुआ था टेंडर, वो अंग्रेजों को देना था और बाकी कमीशन अधिक से अधिक अपने को। तो इससे शोषण और बढ़ गया। जो कृषक थे, कृषक मजदूर, उनका शोषण और अधिक बढ़ जाता है। तो इनाम कमीशन किससे संबंधित है, जागीरदारी से संबंधित है। देश के धन का बाहर जाना, ये देखिए कई रूप में है ना। एक तो राजस्व के रूप में, ठीक, उसके बाद वेतन के रूप में। जितने भी यहाँ पर कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबका वेतन यहीं के रेवेन्यू से दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो अपने वेतन को जमा कहाँ कर रहे हैं, मूलभूत बात ये है। अगर वो इंडिया में ही रहते, यहीं के बैंक में जमा करते और फिर उस पैसे को बैंक क्या करता, किसी को लोन के रूप में देता, तो पैसा कहीं ना कहीं यहीं इन्वेस्ट होता, निवेश होता, तो भारत के बाजार में दिखता। लेकिन ये अपने पैसे को कहाँ जमा कर रहे हैं, अपने ब्रिटेन में। अपनी पूंजी सब कहाँ जा रही है, ब्रिटेन जा रही है। वेतन के रूप में, उपहार के रूप में, जो इनको उपहार मिल रहा है सब कुछ कहाँ जा रहा है, वहाँ युद्ध में जीती गई धनराशि, संधियों के तहत होने वाले जो पैसे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, ठीक। इसका देश में कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था आर्थिक रूप से भारत के शोषण का, ठीक। देखिए उस पर दादा भाई नौरोजी कहते भी हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वह एक इस प्रकार की व्यवस्था है जो गंगा नदी के जल को क्या करता है, शक करता है, सोखता है और थेम्स की नदी में उड़ेल देता है। उनका तात्पर्य यहीं से था। थेम्स जो ब्रिटेन की नदी है और गंगा जो भारत की नदी है, मतलब यहाँ का जो गंगा के क्षेत्र का जो रिसोर्स है, जो संपत्तियाँ हैं, इनको यहाँ से उठा करके कहाँ ले जा रहा है, वहाँ ले जा रहा है। ऐसा सिस्टम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत यहाँ पर तैयार किया गया था। आगे देखते हैं दबावपूर्ण कृषि। मतलब यहाँ पर किसानों को मजबूर किया गया कि आप उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करिए जिसकी आवश्यकता विदेश में, यानी जो इंग्लैंड में जो कंपनियां हैं उनको कच्चे माल के रूप में है ना, जिसकी आवश्यकता उन्हें, उन्हीं चीज़ों का आप क्या करिए, उत्पादन करिए। तो यह भी क्या है, किसानों के असंतोष का एक कारण बना। बाकी इन सब का अगर आप मिश्रित रूप से देखेंगे तो बेरोजगारी के रूप में आपको साफ साफ दिखेगा। क्योंकि जब यहाँ का कोई भी चीज़ बाहर बिकेगा नहीं या कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को नहीं बेच पाएगी तो बनाना बंद कर देगी, तो रोज़गार बंद हो जाएगा और इस तरीके से बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो प्रमुख कारण थे, इसको आप नोट कर लें, फिर बाकी कारणों की हम चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट कारण जो है हमारा थर्ड और फोर्थ है ना,
एक ही में दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक, है ना। कि देखिए धर्म जो है समाज को प्रभावित करता था उस समय भी, आज भी करता है, तो ये दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों एक में हो जाएगा यहाँ पर, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक, तो अंग्रेज़ों ने, हालांकि इसमें ऐसा नहीं सिर्फ अंग्रेज ही थे, कई ऐसे भारतीय लोग भी थे जो पश्चिमी संस्कृति से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर थे। जैसे अब इसके आधार पर उनकी आलोचना आप नहीं कर सकते, है ना, प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, प्रगतिवादी सोच को रखते थे। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, है ना, एक बड़ा नाम है। ठीक, जब हम पढ़ेंगे भारत में सुधार, धर्म सुधार और बाकी पुनर्जागरण जो भारत का है, तो उसमें आप देखेंगे इन लोगों का योगदान है ना। तो यहाँ पर देखिए जो बाल हत्या थी, है ना, इसको रोक लगाने के लिए 1803 ईस्वी में एक कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली, है ना, इनके द्वारा बनाया गया था एक्ट 4 बाल हत्या को। सती प्रथा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, इन्हें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक, इसके पहले तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग थीं और तीनों के गवर्नर जनरल अलग अलग होते थे, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल पहला देखा जाए तो बेंटिंग थे। 1829 इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय ने, हालांकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वह इस प्रथा के बिल्कुल, सती प्रथा आप जानते हैं, जैसे किसी भी विवाहित स्त्री का अगर कोई पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी पुरुष के साथ ही चिता पर उसका भी मतलब जो है दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो हालांकि ये प्रथा गलत थी, लेकिन थी तो थी उस समय, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बना करके फोर्सली हटाने का प्रयास किया गया, तो ये कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट चला गया, उनके विरोध में चला गया। ठीक, दास प्रथा एलन बैरो के द्वारा 1843 ईस्वी में इसको समाप्त करने का कानून लाया गया। ठीक, अच्छा, ये जो प्रथा लिखा है ना, तो इनका निषेध करने के लिए कानून लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। दास प्रथा निषेध, सती प्रथा निषेध, बाल हत्या निषेध, ऐसा कुछ। फिर विधवा पुनर्विवाह, यदि कोई विधवा हो जाए तो उसको पुनः शादी वो कर सकती थी, और ऐसा करने से उसका सामाजिक बहिष्कार आप नहीं कर सकते। ऐसा जो कानून था 1856 ईस्वी में कैनिंग लेकर आया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, कैनिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रांति के समय जब क्रांति हुई तो कैनिंग ही भारत के क्या है, गवर्नर जनरल हैं। ठीक, डलहौजी तो अपना काम करके चला गया था। ठीक, बाद में कैनिंग ही रहते हैं, जिनके समय में क्या है, एक क्रांति संपन्न हुई थी। दुर्भिक्ष एवं अकालों की बारंबारता, है ना, तो आप देखेंगे बहुत सारे अकाल पड़े उत्तर भारत में उस समय, लगभग 8 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, और बार बार अकाल पड़ने के कारण क्या है, मतलब दुर्भिक्ष मतलब भिखारी या जो मांगने वाले लोग होते हैं, तो ये स्थिति आ गई थी। उसके बाद आप देखिए शिक्षण संस्थानों में धर्म प्रचार, तो मिशनरियों को भी, है ना, चार्टर एक्ट आपको हमने पढ़ाया पॉलिटी में, वहाँ देखिए तो भारत में मिशनरियों को भी आने की अनुमति दे दी गई थी, और वो आकर तेज़ी से धर्मांतरण शुरू करा दिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार ईसाइयत को। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अगेंस्ट चली गई, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध में, मतलब भारतीय जनमानस को लगने लगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को क्या है, पूर्णतः समाप्त कर देना चाहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी क्या है, इस महाविद्रोह का एक कारण, प्रमुख कारण बनता है। फिर अगर हम प्रशासनिक कारणों की बात करें, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे 1857 में महाविद्रोह कोई एक समय का नहीं था कि हाँ इस समय ऐसा हुआ, जो आप याद कर रखे हैं कि ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल लाया गया और कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग। तो ऐसा वो भी एक कारण था, वो तत्कालिक कारण था, जिसने इन सभी कारणों से बने हुए बारूद में माचिस का काम किया। ठीक, तो अभी उसके पर हम चलेंगे, लेकिन ये सब कुछ था 1757 और खासकर 1764 ईस्वी बक्सर के, बैटल ऑफ बक्सर के बाद से, जब अंग्रेज बंगाल जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख हिस्सा है, वहाँ पर जब ये पूरा सत्ता में एक आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर इनका शासन व्यवस्था शुरू हो जाता है, और इससे लेकर के 1857 तक लगभग, है ना, ये 95 से 100 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें इनके द्वारा जो किया गया काम है वही इनके खिलाफ महाविद्रोह की भूमि, मतलब महाविद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक कारणों की अगर हम बात करें तो भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती न होने देना एकदम भेदभावपूर्ण नीति थी। भारत में ही शासन व्यवस्था करना है, भारत में ही रूल करना है, लेकिन उच्च पदों पर यानी प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को भर्ती होने का कोई अधिकार ही नहीं था, कोई आधार ही नहीं था। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया। यह भी देखिए किस तरीके से अपने धर्म को प्रमोट कर रहे थे, मतलब योग्यता, आप कुछ भी पढ़े लिखे उससे मतलब नहीं है। अगर आप ईसाई धर्म के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अन्य धर्म के हैं तो नहीं मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, धर्मांतरण को प्रमोशन मिला, बढ़ावा मिला, लोग सरकारी नौकरी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तित करके ईसाई होने लगे। यह भी समाज में क्या हुआ, एक रोष का कारण बना। तो इस तरह से देखिए प्रशासनिक कारण है। एक एक्ट लाया गया, लॉस लॉसी एक्ट 1850 ईस्वी में।
ये समझिए क्या एक्ट था। इस एक्ट से पहले तक ये प्रावधान था कि यदि कोई भी हिंदू व्यक्ति अपना धर्मांतरण करता था तो उसे अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। ठीक, अगर कोई भी हिंदू है ना व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता था तो इस एक्ट से पहले ऐसा रूल था, भारतीयों ने बना रखा था कि उस व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लॉसलासी एक्ट ने सुनिश्चित किया कि नहीं, आप धर्मांतरण कर लें, कोई भी धर्म स्वीकार कर लें, आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता, आपको पूरा अधिकार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये उस व्यवस्था के खिलाफ था जो व्यवस्था भारतीयों ने अपने समाज में बना रखी थी। तो ये प्रशासनिक कारण भी बनते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें और भी बिंदु हो सकते हैं, जैसे किसी भी सेवा में जहां भारतीयों को भर्ती भी, जैसे सैन्य सेवाएं देखिए तो वहाँ पर जो रेशियो मिलता है आपको 5:1 का मिलता है। ठीक, तो अधिकारी पदों पे, ऊंचे पदों पर, है ना, 5 अंग्रेज तो 1 भारतीय, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर थी। अगर हम सैन्य कारणों की बात करें जो सबसे आखिरी है, ये तत्कालिक कारण भी हो सकता है। तो नए प्रकार के कारतूसों का प्रयोग, और यही तत्कालिक विवाद का कारण बना था कि ब्राउन बेस जो पहले की राइफल थी, इसकी जगह पर नई राइफल लाई गई इनफील्ड, और इस राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता था, तो ऐसा अफवाह था कि रियल था ये नहीं मालूम। और जहाँ तक कि जिस प्रकार की घटना है तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से इसको फैलाया गया था, क्योंकि कारतूस में सूअर जो कि इस्लाम धर्म में नापाक है और गाय जो कि हिंदू धर्म में पाक है ना। हम गाय को बहुत पवित्र और माँ के रूप में पूजते हैं, और जबकि मुसलमान जो है वो सूअर के नाम से चिढ़ते हैं, है ना। ठीक, तो इस तरीके से इन दोनों की चर्बी का प्रयोग, ऐसा कहा गया कि इन दोनों की चर्बी का प्रयोग कारतूस में किया गया है। ठीक, तो जिससे भावनाएं भड़की थी, और मुख्यतः दमदम, सियालकोट, अंबाला, ये सब क्या है, कैंटोनमेंट एरिया हैं जहाँ पर अंग्रेजी सेना रहती है ना। तो अंबाला में आप देखेंगे 34 नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे वो सिपाही, तो यहीं से 24 मार्च 1857 को क्रांति भड़की। उसका प्रमुख जो तत्कालिक कारण था वो यही था, इस चर्बी वाली बात ही थी। ठीक है, तो ये सब भी फैक्ट हैं, पूछे गए हैं। ब्राउन बेस इनफील्ड किसको रिप्लेस किया गया, इसको रिप्लेस करके इसको लाया गया, है ना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला देखिएगा, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध के लिए भेजना। अब ये कौन सी बला है, तो उस समय अगर आप देखें ढंग से तो भारतीय समुद्र पार करना पाप समझते थे, है ना। वो इसको सही नहीं मानते थे, कोई भी समुद्र पार की यात्रा नहीं करता था। ठीक, ऐसा करने वाले को मलच्छ की उपाधि दी जाती थी समाज में, है ना। लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी कर दिया गया कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध के लिए, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश अन्य देशों से लड़ाई कर रहा होगा, युद्ध कर रहा होगा, वहाँ वहाँ भारतीयों को भेजा जा सकता है और ये जाएंगे। तो वहाँ भी इनकी कहीं ना कहीं जो अपनी एक परंपरा थी वो आहत हुई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, डाकघर पर महसूल, है ना। ये क्या था, तो इसके पहले जो सैनिक थे उनको अपने घर पे चिट्ठी उट्ठी लिखने के लिए जो पोस्ट कार्ड वो यूज करते थे, तो उस पर उनको कोई टैक्स यानी कोई उसका फ़ी नहीं देना पड़ता था, वो निःशुल्क था। लेकिन ये तो डलहौजी ले आया था डाकघर में महसूल, और उसने इसके तहत क्या कर दिया कि नहीं, अभी कोई विशेष व्यवस्था नहीं रहेगी, अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपका जो भी पोस्ट कार्ड का खर्च होगा उसे वहन करना पड़ेगा। यह भी सैन्य असंतोष का एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा एक और कारण था कि जैसे हिंदुओं को टीका लगाने पर और वो पगड़ी उगड़ी पहनने, दाढ़ी उड़ी रखने पर मुसलमानों को मना कर देना, ये सब कुछ भी जो सैन्य सुधार उस समय किए डलहौजी के समय, तो यह भी क्या था, एक असंतोष का प्रमुख कारण बना, और इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप क्रांति क्या हुई, भड़की। ठीक, तो इस वीडियो में इस प्रमुख कारणों के साथ ही इस वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्रांति का प्रचार और प्रसार होता है, क्या प्रभाव दिखते हैं, क्या परिणाम दिखता है, किस क्षेत्र में कौन विद्रोह करता है, कौन अंग्रेजों को चुनौती देता है, कौन किस प्रकार पकड़ा जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लगातार हम लोगों के साथ आप लोग बने रहिए, वीडियो का पूरा देखिए और इसके बाद इसका नोट्स भी तैयार करते रहिए। निसंदेह होने वाले सभी एग्जामों में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।